2025 का साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से खतरा मंडरा रहा है, क्या ये सच है? ये 3 राशियां हैं, बताता हूँ कौन सी वो राशियां इस साल पैसा, इट्स लाइक ए मिंटिंग मनी, पैसा कमाएंगे। ये जो 9 नंबर है जी 2025 का, ये 9 नंबर से क्या प्रतीत होता है 2025 में? 2025 जनरली सबको करना पड़ेगा। और कुछ राशियां जिनको ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ राशियां जिनको इमोशनली बहुत ज्यादा डिफीट होना पड़ेगा, कुछ राशियां जिनको जिनकी नौकरी जाने वाली हैं और बहुत कुछ होने वाला है। सर, एक ना लोगों के अंदर डर होता है कि शनि की 7.5 लगने वाली है जी। तो 2025 में जी किस किस को बच के रहना चाहिए? गुरु, केतु, राहु एंड शनि, ये 4 जो ग्रह हैं, ये बदलाव इनका होगा अगले साल। और जगन्नाथपुरी का झंडा गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप समझ लीजिए वो इशारा है। 2 तरह की कुंडलियां होती हैं, देव कुंडली, दानव कुंडली। किसी को देवों के पास जाके रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी को दैत्य के पास जाके रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कह रहे हो देश का मुखिया चेंज होने वाला है? जी। मंगल जी। गुस्सा। जी, मेरा इशारा 2 बंदों की तरफ है और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा हुआ है। सुनील जी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगता है कि जो हमारे अच्छे गेस्ट हैं वो बार बार आते हैं शो में, जी जी, और आप इतनी दूर से आते हो, तो हर बार की तरह आपका so much. हार्दिक स्वागत है Thank you एंड so थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। शुक्रिया। और सुनील जी, कैसा चल रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है जी, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा चलेगा। और आज आपके सामने इसीलिए है कि आगे कैसे चलने वाला है। सुनील जी, इस बार जो सुनने में आ रहा है जी, थोड़ा सा लोग डर भी रहे हैं कि 2024 तो यार शनि का साल था और धन की वर्षा भी बहुत अच्छी हुई, लोगों की लाइफ अच्छी रही, कईयों की नहीं भी रही, तो लोग क्या चाहते हैं ना कि यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, 2025 बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से खतरा मंडरा रहा है, क्या ये सच है? देखिए 2024, क्योंकि मेरा रोज का इंटरेक्शन है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, तो 24 भी ठीक गया, बट जो आप बात कर रहे हो 2025 की, समवेयर कुछ चीजें जो हैं वो वर्क करेंगी। जो खतरा मंडराने वाली आप बात कर रहे हो वो कुछ हद तक ठीक है, सही है। बेसिकली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश की बात ही करूं तो 2025 का साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। वो इम्पोर्टेंट होने वाला रीजन उसका ये है कि भारत की कुंडली के अंदर दशा चेंज होने वाली है। ओके। आज तक की जो दशा थी हमारी भारत की, वो चल रही थी चंद्रमा की, 10 साल की दशा थी। और लाइकली 2025 में जून जुलाई ऑनवर्ड्स मंगल की महादशा लगने वाली है। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हम 2025 को नहीं देखेंगे, हम भारत की कुंडली को भी देखेंगे। और हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, और उस टाइम की रात की 12 बजे की कुंडली अगर बनाए हम, तो टॉरस असेंडेंट की कुंडली आती है। 2 देश आजाद हुए उस टाइम पे, एक भारत हुआ, एक पाकिस्तान हुआ। और विद लक कि भारत माँ हमारे साथ थी, तो हमारा जो राइजिंग असेंडेंट आया वो आया टॉरस, जो रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, अकोमोडेशन को रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा देश एक खुशहाल देश के बन के सामने उभर के आया। दूसरा देश आजाद हुआ, कौन सा? पाकिस्तान, जिसका राइजिंग असेंडेंट आया, जो कि एक दिन पहले आजाद हुआ 14 तारीख को। तो जो राइजिंग असेंडेंट आया वो आया मिथुन, और मिथुन का जो हालात होते हैं वो ज्यादा अच्छे थे नहीं। आज आप उनका इतिहास उठा के देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री पूरा टेन्योर करके निकला ही नहीं वहां से, किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। और अगर हमारे देश की हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा देश तो कहीं आगे जा चुका हुआ है कंपैरिजन। तो हाँ, तो 2025 10 साल की दशा हमने खत्म की है। और आप देखिए, जो हमारे देश की कुंडली है वही हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ओके। तो जो देश का हेड है उसकी कुंडली और भारत की कुंडली ऑलमोस्ट सेम, हम सेम कंसिडर करेंगे उसको। अब चंद्रमा की दशा थी, तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इमोशनल बेसिस पे बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है। और चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट भी है, तो औरतों के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। मोरोवर इमोशंस आपने बहुत बार देखे स्टेज पे, ही यूज्ड टू क्राई समटाइम्स, भावनाओं में बहे हैं बहुत बार, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा जी। और हम भी भावुक होते थे कि हमारे देश का राजा रो रहा है, रीजन कुछ भी हो, इमोशन भाव आ रहे हैं उनको। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट इमोशंस,
तो प्रधानमंत्री इमोशंस के साथ अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। फीमेल प्लेनेट है, औरतों के लिए बहुत कुछ हुआ, राइट। अब दशा चेंज होने जा रही है, अब आने वाले हैं मंगल। तो खतरा इसलिए भी है कि जो मंगल है वो दंगल भी करवाता है। तो देश का जो राजा आगे जाके बनने वाला है, ऑलमोस्ट जून के बाद जब दशा चेंज होगी, जुलाई के बाद जब दशा चेंज होगी, तो वो जो राजा होगा वो कोई राजा इमोशनल नहीं होगा। मंगल इज नॉट ए इमोशनल प्लेनेट। मंगल का इमोशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप ये देख लीजिए कि मंगल इज आर्मी, मंगल इज पुलिस, और ये दो अगर एजेंसीज इमोशनल हो जाए तो किसी भी देश का क्या हाल हो सकता है। बॉर्डर से कोई इधर आ रहा है तो इमोशन से काम नहीं चलेगा, उसको तो राइट में वहां रोकना पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे, किसी भी तरीके से। तो अब जो मंगल आने वाले हैं, मोर ओवर अगर साल को अगर हम एडिशन में लेके आए तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो ये साल साइकोलॉजिकली जो फैक्टर रहेगा, मंगल फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा। दो चीजें काम कर रही हैं, एक तो मंगल फैक्टर, अगर हम इसको एडिशन में लेके आए तो मंगल रूल करेगा ये साल जो हमारा 2025 चढ़ेगा, और ऊपर से देश की दशा चेंज हो रही है, मंगल की दशा लग रही है, तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी टाइट होने वाली है। जो आपने बात कही है कि खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा सही है। बिकॉज 2025 में ना बहुत सारे, मैंने तो इन चीजों को राशि के हिसाब से कैटेगराइज किया था। जो हालात आगे बनने वाले हैं ना, फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना हमें करना पड़ेगा 2025 में, जनरली सबको करना पड़ेगा। और कुछ राशियां जिनको ज्यादा करना पड़ेगा, और कुछ राशियां जिनको इमोशनली बहुत ज्यादा डिफीट होना पड़ेगा, कुछ राशियां जिनको जिनकी नौकरी जाने वाली हैं, और बहुत कुछ होने वाला है। इस बारे में सर आज डिस्कस करेंगे जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 9 नंबर है जी 2025 का, ये 9 नंबर से क्या प्रतीत होता है? 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके राइट। मंगल की दशा, मंगल जो आपने बताया, मंगल की दशा इज समथिंग डिफरेंट एंड 9 नंबर इज समथिंग डिफरेंट। ओके, हर एक नंबर को एक राशि, एक प्लेनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो 9 नंबर को मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट ईयर जो था हमारा 2024, शनि रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मंगल पास आएगा एग्रेशन बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा। मंगल रिप्रेजेंट्स एग्रेशन। आप देखिएगा कि जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं तो आपका, किसी का, हम लोगों का मुंह लाल हो जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज मंगल, वही मार्स है, दैट इज अ मार्स। ब्लड प्रेशर, हमारा जो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड है, जब वो उबाल खाता है तो हम क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हमारा मुंह लाल हो जाता है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? वो मंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब ये देखिए, जो आगे मुखिया आने वाला है, जो भी होगा, आप उसका बैकग्राउंड उठा के देखिएगा। जो भी मुखिया आएगा, मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जो मुखिया आएगा उसका बैकग्राउंड उठा के देखिएगा, बड़ा सख्त मुखिया आने वाला है। किसी और देश ने हमारी तरफ झांक के भी देखा तो उसका जो हाल होगा वो, मैं अभी तो मैं क्या बयान करूं, आप देखेंगे। तो जो मुखिया होगा बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। मंगल का साल है, मंगल का साल बड़ा एग्रेसिव साल है। कुछ देशों की, खास करके अगर मैं अपने देश की बात करूं, शनि भी चेंज हो रहे हैं। मतलब 2025 में ये खास इसलिए बना रहा है क्योंकि इस पीरियड में 4 बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, 4 बड़े ग्रह। अब 4 बड़े ग्रह, जब एक ग्रह भी चेंज होता है ना तो उथल पुथल मच जाती है, सुनामी आ जाती है। यहाँ पे 4 चेंज हो रहे हैं, राहु, केतु, डेफिनेटली 2, एक होगा दूसरा भी होगा। मंगल की भाषा लग रही है, शनि चेंज हो रहे हैं और बृहस्पति चेंज हो रहे हैं। शनि जा रहे हैं पाइसेस में, गुरु जा रहे हैं मिथुन के अंदर, एंड राहु केतु की एक्सिस जाएगी 5 और 11 में। सो कुल मिला के जो अगला साल आने वाला है, ये रिलीफ वाला हम नहीं कह सकते, खासकर जुलाई तक। जुलाई तक तो कंडीशन ऐसी है कि लोगों को ना अपना पैसा होल्ड करना चाहिए, अपना लिक्विड मनी या अपना कैश वो संभाल के रखे। ये समा इन्वेस्टमेंट का नहीं है। जो जहां पे खड़ा है वो उसको वहां पे रहना चाहिए, एज पर 2025 का जो हालात होने वाले हैं, जून जुलाई तक। तभी अभी बिटकॉइन एकदम से ऊपर, आप देखिएगा मार्केट का हाल देखिएगा अभी, अभी एकदम ऊपर है, उछाल आएगा। अभी मार्केट का हाल देखिएगा, अभी जैसे 2025 चढ़ेगा, सेबी की अनाउंसमेंट देखिए। अब जैसे जैसे ये टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, कंस्ट्रेंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएंगे बहुत ज्यादा। ये साल मैं डेडिकेट करता हूँ हनुमान जी को। ये साल हनुमान जी का है। अगर कोई बचाने वाला है तो मंगल है। आप देखिए ना, किसी देश पे हमला होता है तो कौन बचाता है? आर्मी बचाती है। आर्मी क्या है? मंगल। तो अगर हमारे ऊपर कष्ट आने वाला है तो बचाएगा कौन? हनुमान जी। तो ये साल तो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। सो इस पीरियड में आप लोगों को मैं आपके चैनल के थ्रू, ये एज पर द एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस, जो हमारी प्रेडिक्शंस हमने निकाली हैं, लोगों को अपना कैश, अपने लिक्विड मनी, इस पे काम करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। ये समा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है।
जितना आप अपने पास रखेंगे, चाहे लिक्विड में रखें, चाहे बैंक्स में रखें, चाहे अपने हाथ में रखें, जो आपके हाथ में वही आपका है, सीधी सी बात है। जो आपने मार्केट में लगा दिया वो गया, उसमें खतरा मंडराएगा। ओके, सो इसलिए ये समाज थोड़ा सा इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी क्रंच लेके आने वाला है। ऑलराइट, तो सर प्रेडिक्शंस की अगर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो आपने एक तो पैसे की बात कर दी जी, दूसरी जिस तरह से आपने बताया कि हमारे देश में भी काफी उथल-पुथल होने वाला है जी। तो हमारे देश की जनरली क्या प्रेडिक्शन होने वाली है? देखिए 2025 में मैंने कहा शनि चेंज होने वाले, शनि चले जाएंगे मीन राशि के अंदर। अब मीन राशि है एक वाटरी साइन, ओके, राइट। शनि का पानी वाले साइन में जाना, अब होना क्या है बेसिकली, अगर मैं प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, चाइना की इंडिया के साथ सी लेवल पे और ये समुद्र के रास्ते जो वॉर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इंडिया आपस में तलखी बढ़ जाएगी इनकी। जी, तो सी लेवल के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है इनका, वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से जवाब जाएगा, मतलब कहने का किसी रूट के थ्रू वॉर होने के योग बन रहे हैं और ये बड़े प्रिसाइज योग हैं, ये आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। तलखी बढ़ जाएगी, लेकिन जो वॉर का रास्ता रहेगा वो सी रूट रहेगा। क्यों? शनि जाएंगे पानी वाली राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर, और जब शनि पाइसेस में जाएंगे तो शनि तो वैसे न्याय करता है, पाइसेस साइन तो वैसे ही टेक अवे एंड गिव अवे का साइन है। सर आप एक जो बात कह रहे हो ये अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जी। आप कह रहे हो देश का मुखिया चेंज होने वाला है जी, मंगल जी, गुस्सा जी, ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हो। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं जा रहा, मैं चलो आप ऐसा समझ लीजिए, मेरा इशारा दो बंदों की तरफ है और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा हुआ है। सो मुखिया तो वो होगा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो इमोशनल नहीं होगा, ये क्लियर है, क्योंकि मंगल इमोशनल नहीं है। और जब जब दशा, अब आपकी कुंडली उठा के अगर मैं प्रेडिक्शन दूं, आपकी लाइफ में जो दशा चलने वाली है, आपकी जिंदगी में वो चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं। भारत की कुंडली, भारत तो देखो आज का है नहीं, भारत बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन जो उसकी कुंडली बनती है, हमारे देश की जो कुंडली बनती है, वो उस टाइम में बनती है जब हमारी भारत माँ बेटियों से आजाद हुई। तो जो टाइम है वो है रात के 12 बजे का जब अनाउंसमेंट होती है। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, जब अनाउंसमेंट होती है तो संसद को दूध से धोया गया था, अच्छा, राइट, उसके बाद उसका शुद्धिकरण किया गया, ओके, उसके बाद कैबिनेट एंड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसके बाद शुरू हुई। तो ये सब चीजें हुई थी उस टाइम पे। तो हमारे देश में तो रिचुअल्स शुरू से चलते आ रहे हैं, स्टार्ट ही तब का है। तो हम जो कुंडली कंसिडर करते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको कंसिडर करता है, तो हम 15 अगस्त 1947 की कुंडली को कंसिडर करते हैं, भारत की कुंडली को। तो उसके हिसाब से तो चेंजेस तो आ रहे हैं। सर मुझे पता आपका नाम थोड़ा नहीं लेना चाह रहे, पर मैं तो फिर भी ले लूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी ट्रांसपेरेंट और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। तो मंगल की दिशा के साथ मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और हो सकता है कि योगी जी पिक्चर में आ जाए। योगी जी भी आ सकते हैं और अमित शाह जी भी आ सकते हैं, दोनों अग्रेसिव हैं। मतलब आई मीन टू से कि उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग रहा हुआ है ये प्रेडिक्शन में। हाँ, वो इमोशनल नहीं है, वो दोनों इमोशनल नहीं है। उन्होंने, अगर आप उनका जो भी उनके पास डेडिकेटेड सीट्स हैं, तो अगर आप उनकी बात करें, हम देखें तो बदलाव तो लेके आए हैं और सख्ती से लेके आए हैं। राइट, अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई सीएम जाना जाता तो उसके नेचर की वजह से जाना जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसने अपने देश के लिए कैसे किया, कितना किया और बिहेवियर उसके किस तरीके से किया गया। और राइट, तो वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर वाले हैं, वो सख्ती वाले बनते हैं। ओवरऑल मतलब ये से नो बताना, ओवरऑल इंडिया के लिए ये साल अच्छा होने वाला है कि नहीं? भारत के लिए जुलाई के बाद का समय अच्छा है। अभी तो सरकार की भी जो छवि है डामाडोल हो रखी हुई है, अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके स्टेबल होता जाएगा। ऑलराइट जी, मैं अब लास्ट एक टच करना चाहता हूँ क्योंकि हमने भारत की बात करी है और मंगल अग्रेशन का एक साल है जी। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे वर्ल्ड में उथल पुथल चल रही है जी, रशिया यूक्रेन, राइट, इजराइल हमस जी। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोरिया में भी, वहां पे भी एक वॉर चल रही है, सीरिया के अंदर सिविल वॉर रिसेंटली शुरू हो रही है। तो ये बात काफी रिलेट हो रही है कि जो मंगल आप अग्रेशन उतार रहे हो वर्ल्ड में दिख रहा है, तो क्या 2025 में कहीं ना कहीं लोगों का अंत भी इसमें समाएगा, कई देश समाएंगे कुछ? देखिए, अंत तो नहीं कह सकते, बिकॉज अंत के लिए केतु चाहिए, वेरी क्लियरली। मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं, अंत के लिए केतु चाहिए। अब किसी देश की केतु की महादशा शुरू होती है, मान लीजिए, मैंने सभी देशों की कुंडलियां नहीं देखी, ना मुझे कई देशों का ओरिजिन पता है, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं, तो मुझे इसका तो टाइम पता है, डेट पर सब पता है। अगर किसी की दशा केतु की लगने वाली है तो वो देश तो समा जाएगा, वो देश दो देशों को क्लब करके एक देश बन जाएगा, अगर किसी की केतु की दशा लगने वाली है तो। अदरवाइज अगर केतु की दशा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए केतु चाहिए, तो केतु के बिना ना तो मैं इस दुनिया से जा सकता हूं, ना आप जा सकते, ना कोई और जा सकता है। इस दुनिया को छोड़ने के लिए, एग्जिट करने के लिए हमें केतु चाहिए होता है। जो प्राण निकलते हैं
या किसी चीज का अंत होता है, वो केतु है। अगर केतु किसी की महादशा में है तो फिर वहां पे देश का खात्मा होना तय। सर कहीं ना कहीं लोग इसको कनेक्ट कर रहे थे कि जगन्नाथपुरी का जो झंडा है वो गिरा है, उस वजह से डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है। क्या जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होना होता है तो कुदरती इशारे सामने आते हैं। आप ये समझ लीजिए, जब भी कोई बड़ा इवेंट अकर होना होता है तो कुदरती इशारा, और जगन्नाथपुरी का झंडा गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप समझ लीजिए वो इशारा है। और मैं जो प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, वो इससे रिलेट हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगला साल जुलाई तक, अगस्त तक थोड़ा टफ रहने वाला है और लोगों को पर्सनली ये चीज़ फील होगी कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। और वो जो पर्सनली चीज़ें फील लोग कर रहे हैं, वो कुंडली टू कुंडली भी चीज़ वेरी करने वाली है। कुंडली टू कुंडली भी वो चीज़ें आपसे कनेक्ट होंगी। एवरीबडी विल बी फील लाइक कि कुछ ना हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कंफर्ट लेवल ठीक नहीं आ रहा, देश के हालात बिगड़ रहे हैं, ये कुछ टेम्पररी है। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर धीरे धीरे करके वो जो हालात ठीक होने वाले हैं वो धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। तो सर अब हम कोशिश करते हैं लोगों की हेल्प करने की जी, कि जैसे आप बता रहे हो कि अगस्त तक थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट है जी। मैं अब आपको एक एक करके राशियां बताता हूँ जी। जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं अपनी राशि के हिसाब से वो अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं और वो रेमेडीज ले सकते हैं ताकि अगस्त तक टाइम निकल जाए और बाद में तो टाइम जैसा आप बता रहे हैं अच्छा हो ही जाएगा। सो 3 मेजर इश्यूज रहते हैं सबके, मनी, करियर, जी, मनी / करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। तो ये तीनों के ऊपर आप हर राशि के ऊपर थोड़ा थोड़ा बताएं, जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम हाथों हाथ पूछ लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं एरिज साइन, मेष साइन एक अग्रेसिव साइन है, मंगल का साइन है मोरओवर। और इनके लिए ये साल थोड़ा ठीक ठाक जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है और फाइनेंसिस को लेके ये ठीक रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, डिसीजन टेकिंग में बहुत दिक्कत आएगी इनको। मैं बात कर रहा हूँ चंद्र राशि की। चंद्र राशि की, मैं लगन की बात नहीं कर रहा, चंद्र राशि की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर राशि कौन सी की बात कर रहे हैं, लगन की बात कर रहे हैं कि किसकी राशि की। मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। चंद्र राशि जिनकी मेष है उनको थोड़ा सा ये चीज फेस करने वाली वो मिलेगी, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, चाहे वो रिश्ते का डिसीजन हो, चाहे वो काम का डिसीजन हो, चाहे वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं। इनको एडवाइस चाहिए किससे, किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे ब्राह्मण से जो थोड़ा यंग हो, या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो यंग हो। किसी बुजुर्ग से एडवाइस नहीं मिलेगा। तो इनके लिए साल ठीक है, एक एवरेज साल तरीके से जाने वाला है। जी, ऑलराइट। इनके लिए कोई पर्टिकुलर रेमेडी देना चाहते हो? सभी के लिए रेमेडी दूंगा, 3 कैटेगरी में रेमेडी दूंगा। वो तीनों जैसे हमारी एरी साइन है, 4 कैटेगरीज हैं, एरी साइन है, अर्दी साइन है, वाटरी साइन है, तो वो 4। हाँ जी, उसके हिसाब से मैं रेमेडी दूंगा। वो आप ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर रेमेडीज पर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है सर टॉरस, वृषभ वालों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली ये रिलैक्स हो जाए, ये साल पैसा इट्स लाइक मिंटिंग मनी। वाह, ये 3 राशियां हैं, बताता हूँ कौन सी। वो राशियां इस साल पैसा इट्स लाइक मिंटिंग मनी, पैसा कमाएंगे। कैसे भी कमाए, यहाँ से कमाए, बाहर जाके कमाए, मूवमेंट हो जाए कहीं पे, ट्रांसफर हो जाए कहीं पे, बट दे विल अर्न मनी। इनको पैसा ठीक ठाक आने वाला है। हाँ जी। तो इनका एक चीज इनका वृषभ वालों का जरूर है कि रिश्तों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसी पे आने वाला था। रिश्तों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्ते इनके थोड़े से हैम्पर हो सकते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वहां पे थोड़ा सा हैम्परिंग हो सकता है। ओके, ऑलराइट। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनका? हेल्थ वाइज इनका ठीक है, अदरवाइज मेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई ज्यादा ट्रबल नहीं है। बट पेट की समस्या इनको आएगी वृषभ वालों को। तो भागना शुरू करो। हाँ, भागना शुरू करो, जिम ज्वाइन करो, रनिंग शुरू करो, कुछ भी करो, लेकिन घर से निकलो। ऑलराइट, गॉट इट। जेमिनाई वालों के लिए साल एवरेज साल है। मैं फाइनेंशियली इसको बहुत अच्छा नहीं गिन रहा। और इस साल मेहनत बहुत बढ़ जाएगी इनकी, पैसा आएगा लेकिन मेहनत बहुत बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा वृषभ वालों को मिंटिंग मनी है, ये भी पैसा कमाएंगे, लेकिन इनको अपना कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा, मेहनत कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। ये कंफर्ट लेवल में अगर है तो इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो ये जहां खड़े उससे 4 कदम पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा केयरफुल रहने वाला समय है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि पैसा चल के आएगा, आपको जाना पड़ेगा पैसे बस चल के। ट्रांसफर्स हो जाएंगी, बदली हो जाएंगी, नौकरी जा सकती है, चेंज लेना पड़ सकता है, गो फॉर इट। ओके, जाना पड़ेगा। ऑलराइट। और हेल्थ और रिलेशनशिप वाइज? हेल्थ वाइज इट्स ओके, वो ज्यादा समस्या नहीं है। बस ये है कि व्यायाम, थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी है इनके। ओके, ऑलराइट। रिलेशनशिप वाइज ओके? रिलेशनशिप वाइज अदरवाइज ओके है, लेकिन कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, अदरवाइज इट इज ओके। ओके जी। कैंसर वाले इस साल शादी करने से बचें। जिनकी एज शादी वाली हो रखी है, ये शादी करने से बचें, बिकॉज ये साल वाटरी साइन वाले जो राशियां हैं उनके लिए शादी के लिए अच्छा नहीं है।
मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस साल की हुई कैंसर वालों की शादी बहुत 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 ट्रबल में जाने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है, झगड़े होने वाले हैं और आपस में इतना इतना डिस्प्यूट बढ़ेगा कि घर के झगड़े घर से बाहर निकलेंगे। कैंसर वालों को इस साल शादी अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं रिलेशनशिप पे क्रॉस लगा रहा हूँ जी। हेल्थ और फाइनेंस पे क्रॉस या टिक? हेल्थ इज ओके, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन वगैरह इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग्स आर ओके, वो ठीक। ऑलराइट ओके। लियो सिंह वाले दहाड़ेंगे जी, जैसे शेर दहाड़ता है। अच्छा जी, ये हर एरिया में दहाड़ेंगे, ये पैसों के मामले में दहाड़ेंगे, इनका हेल्थ सेक्टर ठीक रहेगा, इनका फाइनेंशियल सेक्टर इज ओके, अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगी एंड ये भी पैसा अच्छा खासा कमाएंगे। कई प्रॉब्लम आ सकती है इनको, छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इनको सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आएगी। ओके तो इनको वो अपॉर्चुनिटी, अब डिसीजन इनको लेना कि लेनी है या नहीं लेनी है। सो अपॉर्चुनिटी चल के आएंगी, सामने से आएंगी, ज्यादा आएंगी, तो इनका डिसीजन रहेगा इनको लेना, लेकिन अदरवाइज इनके लिए ये साल इट्स गुड। ओके। वर्गो कन्या वालों के लिए मानसिक थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, मेंटल हेल्थ, रिश्तों को लेके थोड़ी क्रंचेस आएंगे, रिश्तों को लेके चीजें लोगों की समझ से बाहर हो जाएंगी, उनको ऐसा फील होगा सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा। ओके। तो ये एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन इनके लिए कि इनको रिश्तों में थोड़ी समस्या आने वाली है। हेल्थ वाइज भी इनके लोअर बैक, इनका जो नीस वाला हिस्सा, नीस से थोड़ा वाला नीचे वाला हिस्सा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, चाहे एज कुछ भी हो, लेकिन हल्का सा टच तो सबको मिलेगा। ऑलराइट जी। और फाइनेंशियली कैसा रहेगा? इट्स एवरेज, ये एवरेज, ठीक है जी। लिब्रा तुला पैसा कमाएंगे, मिंटिंग मनी, पैसा कमाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। अगर मैं युवा लोगों की बात करूं तो नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो इनके लिए भी ये समय पैसे कमाने के लिए तो अच्छा है। ये समय, ये 2 राशियां और 1 राशि और है, ये 3 राशियां जो है ना, ये इस साल खूब पैसा कमाने वाली है। ओके ऑलराइट। और हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका? हेल्थ वाइज इट्स ओके एंड रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, रिश्ते बैलेंस होंगे और नए रिश्ते और भी जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप जो है वो बढ़ेगा। ऑलराइट जी। अभी तक आपने तुला जी और सिंह, इन ये 2 राशियों में तीनों पे मेरे टिक हैं। 1 राशि और पड़ी हुई है। अच्छा, मैं अभी अब देखते हैं किसकी राशि है। यार तो जरा मेरी तो नहीं है, लकी राशि है जो बचा के रखी हुई है, मिंटिंग मनी वाली राशि है वो इस साल। ओके जी। स्कॉर्पियो के लिए भी प्रेडिक्शन सेम है मेरी, एज पर कैंसर जो वाटरी साइन है ये हो गया और पाइसिस हो गया। शादी से इस साल परहेज करना है, अगर मुहूर्त हो रखा है, निकाल रखा है, तो भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रिकंसिडर करें इसको। इस साल शादी ना किया जाए, इस साल जो मर्जी अच्छा मुहूर्त हो, इस साल की हुई शादी काम नहीं आने वाली। ओके। तो मैंने, बिकॉज आपने कैंसर के साथ रिलेट किया, तो मैंने हेल्थ और फाइनेंस में टिक कर दिया जी कि ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। धनु सैजिटेरियस, धनु वालों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। ओके। और ये साल इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके। इनके जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस में है सामने से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर ये जॉब में है, अगर ये फ्रीलांसर में है, ये कुछ भी काम कर रहे हैं, इनको सामने से ना काम चल के आएगा। प्रॉब्लम्स इनको आएंगी, खास करके डिसीजन लेने में। चार चीजें सामने से चल के आएगी, और चारों में से लेनी कौन सी है, तब इनको पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत। तो इनको क्या, सभी को मैं एक चीज आपको राघव जी बता दूं, अगले साल बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत लोगों को पड़ने वाली है। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर आजकल स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इजी है कुछ भी बोलना बहुत इजी है, लेकिन लॉजिक में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। तो ये जो सेक्टर चल रहा है, जो ये एकदम से बूम आया 2024 में, ये बूम कम हो जाएगा। ओके। और क्योंकि सैटर्न पाइसेस में होंगे, न्याय करेंगे, धक्का किसी से होने नहीं देंगे, तो ये कम होगा। इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो भी थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेंगे कि इनका ना, आप विजिबिलिटी कम हो रही है इनकी, ये कम हो रहे हैं, ये लोग हट रहे हैं पीछे, समथिंग लाइक दैट, ये होने वाला है। और जिनके पास रियल नॉलेज है, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जिनके पास तो रियल नॉलेज है, बहुत सारे लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे भी हैं, ऑफ स्क्रीन भी हैं, तो उनके लिए तो आप समझ लीजिए लोग इनको ढूंढेंगे कि किसी तरीके से मुझे एक सही बंदा मिल जाए। क्योंकि ये जो इरा चला, एक पूरा 1 साल का पूरा इरा चला, आपने भी देखा, हम सब ने देखा कि आप देखिए वीडियो पे, हर वीडियो एस्ट्रोलॉजिस्ट की है, ये कर लो वो कर लो, वो बंद होने वाला है, वो किसी तरीके से बंद होने वाला है, वो ज्यादा नहीं चलेगा। शायद आप कह लो कि लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, या कुछ और होने वाला है, ये बंद हो जाएगा। ऑलराइट जी। तो धनु वालों के लिए अल्टीमेटली दिस इज अ डिसीजन मेकिंग ध्यान रखना है। और तो फिर इनका सर, मैं फाइनेंस के सेक्टर में, इट्स गुड सर, गुड। तो मैं तीनों पे टिक कर दूं? नहीं, इस पे तीनों पे नहीं, तीसरी अभी राशि पड़ी हुई है। अच्छा। तो इसमें हेल्थ और रिलेशनशिप इनका कैसा रहेगा? हेल्थ इज ओके, खाना पीना ध्यान से रखें, क्योंकि इनको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। सेजिटेरियस वालों को बहुत
स्वेयर प्रॉब्लम आ सकती है पेट की अगर ये बाहर का जंक फूड बंद नहीं करेंगे तो। राइट, जो पिज्जा भाई छोड़ दो जी। तो अब अपन चलते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर जी। कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल एक एवरेज साल है। ओके। और बिकॉज मैं इसको मंगल से कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड ना आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये नंबर अब रूल करने वाला है तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैप्रिकॉर्न के लिए मंगल का साल थोड़ा सा चिंता का विषय है। ओके। फाइनेंशियल वाइज एंड हेल्थ वाइज। फाइनेंशियल एंड हेल्थ। फाइनेंशियल, इनको अपने दोस्तों की, बड़े लोगों की, सियाने लोगों की सलाह लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और कुछ भी डिसीजन लेना हो तो किसी से पूछ के एडवाइस कर लेके, चाहे वो सियाना इंसान हो, घर के फादर हो, दादाजी हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे पूछ के आगे बढ़े। ठीक है जी। और रिलेशनशिप वाइज ये टिक कर दो। जी। ओके, ठीक है, भाई कर लो शादी जी। अच्छा, एक्वेरियस, कुंभ। दिस इज द राशि मिंटिंग मनी। दिस इज द राशि मिंटिंग मनी, पैसा कमाने वाली, पैसा इकट्ठा करने वाली, एक्युमुलेट करने वाली और खूब सारा धन कमाने वाली राशि है। ये तीसरी राशि है जो इस साल अच्छा पैसा कमाएगी। ऑलराइट, गॉट इट। तो हेल्थ और रिलेशनशिप में भी इनका ये एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा। और मैं तो समझता हूँ कि जब इंसान पैसा कमा रहा होता है उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता। हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, रिश्ते बचा के रखें, संजो के रखें। इतना मतलब कोई इंसान अंधा ना हो जाए कि उसको पैसे के अलावा कुछ नजर ना आए। राइट, तो ये बड़ा जरूरी है, चीजों का ध्यान रखें। अगर पैसा आ रहा तो बाकी चीजों का भी ध्यान इनको रखना चाहिए। गॉट इट। स्पाइसेस मीन अगेन द सेम थिंग, ये दिस इज अ वाटरी साइन, तो शादी से बचे। और ओवरसीज से कोई इंफॉर्मेशन आती है या ओवरसीज से कोई आपको गुड न्यूज आती है, यस ये रहेंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है बाहर से कि मुझे बाहर मूव करना चाहिए या एक रास्ता बन रहा है, तो इनको ये सही टाइम है, दिस इज राइट टाइम कि ये वहां पे डिसीजन ले लें। ऑलराइट जी। तो सर, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है कि आपने जो टॉप 3 जो राशि दी है वो है कुंभ, एक्वेरियस, जी, फिर आपने तुला, लिब्रा के लिए काफी अच्छा बताया है, और आपने लियो यानी सिंह राशि के लिए काफी अच्छा है। और जो मुझे क्रॉसेस दिख रहे हैं वो मुझे पहला क्रॉस, जो 2 क्रॉस दिख रहे हैं मेरे पास, वो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, उसके बाद वर्गो यानी कन्या, और फिर ये 2 है जिसमें 2 क्रॉसेस। कैंसर में भी अपने लिया हुआ क्रॉस। कैंसर में भी? जी। अच्छा, कैंसर एक भी एरिया का जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कैंसर, टॉरस। टॉरस, अच्छा टॉरस भी है। यस, एक एरिया उनका भी डिस्टर्ब्ड है। हाँ, एक है, पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 क्रॉसेस लगाए हैं, वर्गो भी लगाया है, एक तो सर आई थिंक एवरेज सब पे आ ही रहा है, जो अच्छा है। देखिए इंसान है, भगवान थोड़ी है कि वो कुछ शांति से निकल जाएगा। राइट, चलता रहेगा। अभी तक हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया, आपने बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब हम रेमेडीज के बारे में जानने वाले हैं। तो आपने क्या तामझाम क्या सेटअप कर लिया? ये तामझाम थोड़ा आपको इजीली समझाने के लिए, क्योंकि हर बंदे को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये तामझाम थोड़ा कैटेगराइज किया मैंने इस चीजों को, कि लोगों को थोड़ी सी चीज अच्छे से समझ लगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम किस बेस पे बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सर उस पे जाने से पहले ना एक पॉइंट था, मुझे लगता है जो आपने ये जो चार्ट बनाया है, आप बनाते वक्त मुझे बता रहे थे कि राघव एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बताना चाहते हैं, वो ये था राघव, आप देखिए ये जो कुंडली है ना, दिस इज अ बेसिक चार्ट। ये कालपुरुष की कुंडली है जिसका जो लगन होता है, दिस इज ईस्टर्न होराइजन। ये हमारा 1 नंबर से शुरू होता है, कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं इसको। 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है, राइट। अब इसमें ये जो मैंने प्लैनेट्स डाले हैं, मैंने इसमें ज्यादा नहीं प्लैनेट डाले क्योंकि सबका गोचर स्मॉल टाइम के लिए होता है, लेकिन ये जो प्लैनेट्स है ना, खास करके गुरु, केतु, राहु एंड शनि, ये 4 जो ग्रह है, ये बदलाव इनका होगा अगले साल, राइट। ओके, 2025 में कैसे होगा, थोड़ा सा बताओगे? शनि पाइसेस में जाएंगे। अच्छा, एक बार करके दिखाओगे कैसे, एरो कैसे? शनि, ये देखिए, ये शनि जो है ये इस साइन के अंदर आएंगे। अच्छा, इसमें आएंगे? हाँ जी, अभी शनि यहाँ पे। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ओके, साइन इस साइन में आ जाएंगे। ठीक है। जुपिटर आज की डेट में यहाँ चल रहे हैं, ये मूव करके यहाँ आ जाएंगे। ओके, ठीक, अब समझ आ रहा है। ऐसे ही लाइक केतु यहाँ पे है आज की डेट में, लेकिन ये मूव करके यहाँ आ जाएंगे। ओके, क्योंकि जुपिटर, राहु और केतु जो ये वक्री चलते हैं, इनकी चाल उल्टी है। आज यहाँ है, ये कल यहाँ पे आ जाएंगे 2025 में। राहु की अगर बात करूं, आज की डेट में यहाँ चल रहे हैं राहु, ये निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, ये 11 नंबर पे आ जाएंगे। इसमें ना एक चीज है, ये जो पीरियड है ना, ये वाला, ये जो साइन है ना, 12 नंबर साइन, इसमें 29 मार्च से लेके 1.5 महीना, अप्रैल और मई का आधा महीना, राहु और शनि इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि शनि जब यहाँ पे आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। ओके, ऑलरेडी वहां बैठे हुए, अभी निकलेंगे नहीं। निकलेंगे कब? मई में निकलेंगे। और मई का जो 1.5 महीने का पीरियड है, मार्च से मई तक का पीरियड है, राहु शनि का कंजंक्शन रहेगा सेम साइन के अंदर। ये एक पर्टिकुलर पीरियड है विच इज गोइंग टू बी अ टेंशन वाला पीरियड सबके लिए। जैसे हमने बात की देश की कुंडली की, जैसे हमने बात की कि एक बड़े जोन की बात की हमने कि कैसा रहे। इस टाइम पे ना सरकार कुछ डिसीजन लेने वाली है, कुछ बड़े डिसीजन होंगे। ये वो समय भी हो सकता है जिसमें मैंने कहा कि ये सी वॉर की तरफ इशारा कर रहा है।
ये वो समय भी हो सकता है। ओके। तो ये एक खास टाइम है। इस टाइम पे कुछ चीजें, हेडलाइंस सरकार की तरफ से कुछ बड़े डिसीजन लेना, या कोई क्रंच हो जाना, या कोई देश का हमारी तरफ देखना, घूरना, या कुछ एक्शन करना, हरकत करना कोई, ये वो समय है। सर आम लोगों की लाइफ में क्या फर्क आ सकता है? देखिए, जब किसी भी आप देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपने देखा कि हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ। जीएसटी के ऊपर जब चेंजेस आए तो आम लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ। वैसे इम्पैक्ट है कि एक राजा जब अपनी कैबिनेट के साथ बैठ के एक डिसीजन लेता है तो उसका जनता के ऊपर क्या असर रहता है, वही एक मिला जुला असर सारी जनता पे आ रहा है। ये इस तरह का एक असर रहेगा। ये 1.5 महीने का पीरियड है जो थोड़ा सा ध्यान से निकालने वाला है। तो लोगों को इस टाइम में स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? पैसा होल्ड करना चाहिए। ये जो कैसे होल्ड करना चाहिए कि कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ी देर होल्ड कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस, बदलाव हम लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। गॉट इट। तो शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस 1.5 मंथ का पीरियड। गॉट इट, जी, ठीक है, राइट जी। सर अब हम उपाय पे आते हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग से जो राशियां हैं जैसे एरीज होगी, टॉरस, जेमिनी वगैरह, तो अब इनकी आप साथ में बताएंगे, कैसे बताएंगे? मैंने ये समझाइए। कैटेगराइज किया है, आप 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया, फायरी साइन, अर्थ साइन, एरी साइन और वाटर साइन। क्या मतलब इसका? दीज आर द साइन जो हमारी खासियत होती है, हमारी स्पेशलिटी होती है। अगर सपोज कीजिए मैं एरी साइन का हूं तो मैं गुस्सा मेरा ज्यादा है। मैं इन राशियों की बात कर रहा हूँ। ये जो राशि है ये फायर साइन के अंडर आती है। ओके, राइट, ये फायर साइन है, ठीक है। अब इनको आपने कहा रेमेडीज क्या देनी है, तो मैंने को इसको 4 हिस्से में कैटेगराइज किया है। ये रेमेडी घर पे ही करनी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई सेड कि हनुमान जी को डेडिकेटेड है। ठीक है। फायर साइन वालों को हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा जो है, उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा या वो जो भी मंत्र जानते हैं हनुमान जी का, उनको पढ़ना होगा। ये एक रेमेडी है, ये जनरल रेमेडी है जो ये फायर साइन वाले कर सकते हैं। अरे सर, ये फायर साइन में कौन से हैं? मेष आ गया, सिंह आ गया और धनु आ गया। इंग्लिश में बता दो सर। एरी साइन हो गया, लियो साइन हो गया और सेजिटेरियस हो गया। ठीक है, ये तीनों लोग आपने बताया हनुमान जी का। बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की एक मूर्ति हो, जिसमें बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी हो, उनके सामने बैठ के अपना हनुमान चालीसा पढ़े, जो भी उनको मंत्र आता है वो उनके सामने बैठ के पढ़े, और रिलैक्सेशन इससे मिलेगा काफी। तो अर्थी साइन की बात करूं तो वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनको हनुमान जी की अगेन बैठी हुई मुद्रा, उसमें बैठ के इनको हनुमान जी को रिसाइट करना चाहिए। प्लस इनको मंदिर जाके, वो तो घर पे कर सकते हैं फायर साइन वाले, इनको मंदिर जाके हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पाठ, बजरंग बाण इफ नीडेड, इफ रिक्वायर्ड तो करें, वरना इनको बाल कांड पढ़ना चाहिए हनुमान जी के सामने बैठ के। हमारा एक बाल कांड है, रामायण का हिस्सा है, वो पढ़ना चाहिए वहां बैठ के। अगर ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकते, एटलीस्ट वहां से शुरू कर दें, रोज जाके थोड़ा थोड़ा पढ़े, नहीं तो मंगलवार जाके उसको कंटिन्यू करें। एरी साइन वालों की बात करूं, दैट इज मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा एंड आपका ये एक्वेरियस। ये साइन, इनको हनुमान जी के उड़ते हुए जिसमें वो संजीवनी लेके आ रहे थे, ऐसी एक प्रतिमा या ऐसा कैलेंडर या ऐसी फोटो अपने मंदिर में प्लेस करके इनके सामने बैठ के अपना पूजा पाठ रिलेटेड टू हनुमान जी इनको रिसाइट करना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा। वाटरी साइन वालों की बात करूं, कर्क वाले, वृश्चिक वाले और मीन साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इनको हनुमान जी की एक मूर्ति लेके आधा पानी में डिप करके अपने घर में रखनी है, स्टील की कटोरी में। नई कटोरी ले लें और उस कटोरी में पानी डालें, पानी डाल के हनुमान जी की मूर्ति आधी डिप करके, उनका आधा हिस्सा पानी में डिप हो, और उसका हर दूसरे तीसरे दिन पानी चेंज करते रहें। इनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अगर रिक्वायर्ड है वो पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, हनुमान जी की पूजा इनके सामने बैठ के करें। ये एक कॉमन रेमेडी है जो ये राशियों वाले कर सकते हैं, जिनसे इनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स भी रहेंगे। और जी, ओके सर, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कई लोग होते हैं जो कि चाहते भी हैं पर उनकी जॉब और उनके शेड्यूल की वजह से वो समय नहीं निकाल पाते किसी भी वजह से, तो अगर मैं कहूं कि ये जो सभी राशि हैं ये लोग मंदिर नहीं जा पाते, हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाते, तो इनके लिए आपके पास क्या है? ये कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक पिक्चर तो कैरी कर सकते हैं, एक अपने पॉकेट में एक पिक्चर तो कैरी कर सकते हैं। जो मैंने कैटेगरी बताई है, खड़े रुख में होने चाहिए या पानी में होने चाहिए, उनकी फोटो खींच के अपने पास रख लें। बस ध्यान ये रखना कि जब भी वॉशरूम जाए वहां पे फोटो नहीं लेके जानी है, ये बाहर रख के जाए। जैसे कोई सफर कर रहा है, कोई मूवमेंट में है, तो वो उसको पिक्चर फॉर्म में अपने पास, इमेज फॉर्म में अपने पास रख के रिसाइड कर सकता है। तो ये बड़ा इजी है, एटलीस्ट ये कैरी तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो इससे भी काफी रिलैक्स मिल जाएगा। और सर, हमने प्लैनेट्स के बारे में तो जाना जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से 2025 में अपना फ्यूचर कैसे जान सकते हैं?
बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं बोलता हूँ, आप फिर उसके बाद मुझे बताएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर है, तो फिर मेरे को क्या करना है, 5 + 2 मतलब मेरा नंबर 7 हो गया। इसी तरह है, एम आई राइट? करेक्ट। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा प्लीज। हम क्या करते हैं, हम अपने एयर को जो हमारा जन्म तारीख होती है जो, उसको हम जोड़ ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ना ड्राइवर भी चाहिए साथ में। आई मीन टू से कि आप सन को भी साथ में ऐड कीजिए, महीने को भी ऐड कीजिएगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या कर रहे हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख है तो 6 नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मैं कहता हूँ पूरा का पूरा आप जिस दिन पैदा हुए वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? और जिस महीने पैदा हुए वही महीना इंपॉर्टेंट है, और जिस सन में आप पैदा हुए वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो, डॉक्यूमेंट में लिखते हो, आप खाली 15 तो नहीं लिखते, आप पूरी महीना भी लिखते हो, सन भी लिखते हो, साल भी लिखते हो। तो आप जब इसको एडिशन करेंगे ना, मूलांक में थोड़ा सा परिभाषा इसकी चेंज कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ऐड कीजिए। तो सर अगर आप कह रहे हो कि अगर मैं कहूँ 15 दिसंबर आप आराम से ऐड कीजिए, लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है, 15 12 हाँ जी ले लीजिए। चलो हम किसी के लिए, सर किसी हम सेलिब्रिटी के ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, किसी की ले सकते हैं। तो सर हम विराट कोहली का ले लें फिर? हाँ, आप रैंडमली किसी की भी उठाइए। चलो ठीक है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट की पर्सनालिटी कैसी है वो। ठीक है, राइट। तो सर हम विराट कोहली का डेट जो हमने लिखी है वो है 5 नवंबर 1988 जी। तो अब उसमें आ गया 5/11/1988 जी। अब हमने इसको ऐड करना है, थोड़ा सा आप खुद बताइए किस तरह हमने ऐड। मैं ये कहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है, बाकी के ड्राइवर को भी पकड़िए, राइट? 5 को पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। 5/11 यानी कि 2 मून का हो गया। 1988 इसका जोड़ अगर करेंगे तो 8 आएगा। अगर तीनों को हम जोड़ लेंगे तो इसका एडिशन आएगा 6, राइट। तो काफी सिंपल था, हमने डेट 5 थी तो क्योंकि नवंबर 11 है तो 112 हो गया, और 1988 को हमने जब जमा किया तो वो 8 आया, तो फिर 5 to 8 जब इनको जमा किया तो वो है हमारा 6। अब 6 नंबर जो है वो किसके अधीन है? वो शुक्र के अधीन। शुक्र, वीनस। आप शुक्र देख लीजिए और आप उनकी पर्सनैलिटी देख लीजिए। जो फेम शुक्र देता है, वो जो वर्ल्डली फेम है, जो जिसकी चमक पूरी दुनिया में, पूरे संसार में चमकती है, वो शुक्र ही है। शुक्र एक ऐसा ब्रिलियंट तारा है, ऐसा चमकदार तारा है जिसकी चमक ना आपको नेकेड आई से भी दिखेगी। आपने शुक्र देखना हो ना, कभी अपने घर से बाहर निकली, अगर स्टार्स निकले हुए हैं, मौसम साफ है, तो आसमान की तरफ जाके देखिए, जो सबसे ज्यादा चमक लगा तारा होगा आपको शुक्र दिखेगा। ओके, वो आपको नेकेड आई से भी नजर आ जाएगा, और जिसकी जो लस्टर इसका इतना है कि आपको नेकेड आई से करोड़ों किलोमीटर दूर की प्लेनेट जो है वो आपको दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, तो इसका वर्ल्डली फेम जो है वो किस लेवल का होगा। अब विराट कोहली की जो वो शख्सियत है, वो किसी तरह की उसकी मोहताज नहीं है कि हम उसको डिफाइन करें कि है क्या चीज़ है वो। तो वो शुक्र के अधीन है, तो शुक्र जो कर रहा है उसकी लाइफ में, या जिस तरह से वो चमक रहा है, दैट इज अ पर्सनालिटी ऑफ शुक्र, राइट। तो सर ये तो जनरली पता लग गया जी, पर अब मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ 2025, क्योंकि जितने लोगों का आज डेट ऑफ बर्थ 6 होगा जी, हर कोई तो शायद आज विराट कोहली नहीं है। करेक्ट। तो 2025 उनके लिए कैसा है ये मैं जानना चाहता हूँ। 1 नंबर सूर्य को रूल कर रहे हैं, ओके, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ा कुछ आएगा, लेकिन हंस के सब चीजों को फेस कर लेंगे, ओके। कोई ज्यादा इशू आने वाला नहीं है इनको, बिकॉज दे आर रेडी टू टेक एवरी चैलेंज। वो सारा चैलेंज लेते, कोई समस्या आ जाए वो उसको झेलने की हिम्मत रखते हैं, तो इनके लिए ठीक ठाक जाने वाला है। 1 नंबर जी। 2 नंबर इमोशंस को डील कर रहा है। इमोशंस को डील करने वाले बंदे हमेशा हर चीज को इमोशनली तरीके से ही हैंडल करते हैं। इनको थोड़ा सा संभलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी की उपासना इनको ज्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा इमोशंस में ना बहते हुए इनको थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों पे काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो उसके ऊपर आंसू बहा के अपना सारा टाइम ही खराब कर दे, तो इससे इनको बचना पड़ेगा। और 3 नंबर वालों के लिए ये एक बृहस्पति का नंबर है, विजडम का नंबर है, क्योंकि बृहस्पति विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझदार बहुत है। बहुत लोग इनसे समझदारी वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे और बहुत लोग इनके साथ सलाह भी करने आएंगे, तो एक जेन्युइन सलाह को सामने से आ रहा है, उनको देनी पड़े दे दें, फायदा इनको जरूर मिलेगा। बात करते हैं 4 नंबर वालों की। राहु डिप्लोमेसी, जिनको डिप्लोमेसी आती है, जो पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, जिनको पॉलिटिक्स आता है, जिनके रग रग में पॉलिटिक्स है, राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। इनके लिए ये साल कुल मिला के ठीक जाने वाला है, बिकॉज ये साल इनके लिए कोई भी चैलेंज हो, ये डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली किसी भी तरीके से इसको हैंडल करके क्रॉस कर जाएंगे उसको। 5 नंबर वाले बुध, इनको खास करके व्यापार के एरिया में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति क्या होती है? बिजनेस, बुद्धिमान, बिजनेसवुमेन, बिजनेसमैन, इनके लिए ये नंबर बहुत रूल करता है। अगर कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा किसी से एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए जी। बात करते हैं शुक्र वालों की। शुक्र क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव मंगल है, और मंगल और शुक्र की युति ठीक मानी गई है, कोई ज्यादा खराब नहीं है, एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो थोड़े से रिलेशनशिप, खास करके जो हस्बैंड वाइफ है,
इनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें, बिकॉज इनका वायलेंट होना, खास करके इन नंबर वालों का वायलेंट होना थोड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 नंबर केतु शांत नंबर है, आराम से चलने वाला नंबर है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत कुछ सोचते हैं, ये फिजिकल लेवल पे काम कम करते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा चलता है इनका। तो मंगल का साल है, केतु मंगल इज ए एनर्जी जिसमें ना चीज़ें कम हो जाती हैं। मंगल केतु किसी का कुंडली में कंजक्ट हो ना, वैसे में अगर बात करूँ, हम ज्योतिष में बात करें, मंगल केतु चीज़ों को डिनाई करता है, केतु चीज़ों को कम करता है। तो इशू क्या आएगा, युवा लोगों को भी किस तरह के इशू फेस करना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, बीपी कम हो जाना और एनर्जी लो लगना, इस तरह की चीज़ें इनको फेस आ सकती हैं, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। ओके। 8 नंबर वाले शनि वाले, तो शनि का साल तो गया, मंगल आगे आ रहे हैं और मंगल शनि थोड़ा व्हीकल ध्यान से चलाएं, चोट से बचें, चोट लग सकती है, भगाने की कोशिश मत करें, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट में मत फंसें, रास्ते में किसी का झगड़ा हो रहा है उसके अंदर कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा साइड से निकल जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये खुद उलझ सकते हैं उसमें, थोड़ा ये गुंजल वाला काम हो सकता है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। मंगल वालों साल ही इनका है, मंगल वालों का है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, बिकॉज मंगल एनर्जी, मैं किसी से ना डरूं, मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैंने तो बस आर्मी को आपने कह दिया ना जी, आर्मी चीफ कमांडर ने कह दिया ना कि आपको वो सामने किला है उसे फतेह करना है, तो मंगल ना इधर देखेगा ना रास्ते की प्रॉब्लम को वो कभी नहीं देखता, वो देखता है कि मोटिव कहाँ पे है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वैसे ही पार कर देगा, गुस्से पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर एक ना लोगों के अंदर डर होता है कि शनि की 7.5 लगने वाली है जी, तो 2025 में जी किस किस को बच के रहना चाहिए? मकर वाले तो फ्री हो गए, वो तो यहाँ से फ्री हो रहे हैं, उनकी तो 7.5 खत्म हो रही है। हाँ। मेष वालों की लगनी शुरू हो रही है, मेष वालों की अब 7.5 स्टार्ट होने वाली है। ओके। तो इनको थोड़ा सा एनालिसिस करवा लेना चाहिए, क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट हर कुंडली से वेरी कर जाएगा, हर कुंडली में वेरी करेगा, डेफिनेटली किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, लेकिन मेष वाले थोड़े अलर्ट होना इनको पड़ेगा, बिकॉज ये इनका पहला फेज शुरू होने वाला। और मकर वाले तो अब 7.5 से फ्री हैं, ये इट्स लाइक दैट कि कोई पहाड़ सिर से उतार के नीचे जमीन पे रख दिया गया, तो ये फ्री होने वाले हैं। अच्छा जी, तो जो एरीज वाले हैं वो आप कह रहे हैं उनके ऊपर उनके लिए फर्स्ट फेज स्टार्ट। तो सर 7.5 में क्या हो सकता है, आप ऑलरेडी साल खराब है? 7.5 में ना पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, 7.5 में कोई भी स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला नहीं है कि खराब करेगा। 7.5 अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, बदलाव लेके आएगी आपकी जिंदगी में, हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपको कहीं नई जगह जाना पड़ जाए, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो जाएंगी बहुत सारी। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा वेल प्लेस्ड होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो इन शॉर्ट थोड़ी 7.5 उनके लिए ज्यादा अच्छी होती है, उनके लिए खराब नहीं होती है। 7.5 सबके लिए खराब नहीं होती है, लोगों को ग्रो करती है, लोग ग्रोथ कर जाते हैं, लोग हजारों करोड़ों में खेलते हैं, और कई लोगों को ऊपर से जमीन पे लेके भी आती है, तो डिपेंड करता है हर चार्ट के ऊपर कैसे जाने वाली है। ऑलराइट, गॉट इट। जी सर एक ना लोग आजकल ना, अगर आप यूथ देखेंगे, हम सबको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, अगर आप इंडिया का सर्वे भी पढ़ोगे तो ज्यादातर लोग घूमना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं। जी, तो सर जो व्यक्ति इस साल ट्रैवल करना चाह रहा है जी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका कैसा साल जाने वाला है? देखिए ट्रैवलिंग के लिए अगेन राशि टू राशि वेरी कर जाएगा। ओके। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये जो साल है, ये साल थोड़ा सा होल्ड बैक, आराम से बैठिए, थोड़ा वॉच कीजिए किस तरह जाने वाला है। क्यों? जो चीज़ें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, वो ऐसी हैं, सिट बैक एंड वॉच। भागने का टाइम नहीं है, जिसने भागना है, जिसने घूमना है, वो जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद जाके अपना वो जो है सारा प्लान कर ले, डिज़ाइन कर ले। लेकिन ये 4-5-6 महीने तो आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच, वेट एंड वॉच वाला टाइम रहेगा। थोड़ा देखें, भागे नहीं, ट्रैवल अवॉइड करें, अगर हो सकता है अवॉइड करें। ज़रूरी है, 2 तरह के ट्रैवल होते हैं, एक होता है काम का, एक होता है घूमने फिरने वाला। घूमने फिरने वाला थोड़ा अवॉइड कर लें, ओके। जो काम वाला वो जरूर करें। ऑलराइट, तो कहने का मतलब आप कह रहे हो लेजर एक्टिविटी जो होती है, जी, लग्जरी थोड़ी जो avoid है कीजिए। वो आप अवॉइड करें। जी। गॉट इट। तो सर इसमें ये भी आएगा लग्जरी में कि जो शॉपिंग है, जी, गाड़ियां हैं, ये सब खरीदने में भी आप चाह रहे हो कि ये चार्ट टू चार्ट, एवरी सिंगल चार्ट इज डिफरेंट। ओके। ठीक है, अगर 2 बच्चे एक ही माँ के पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पे ट्विंस है, वो प्रोडक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन वहां पे चेंज आ जाएगा और नवांश चेंज हो जाएगा। D1 चार्ट सेम रहेगा, नवांश चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रोडिक्शन देना गलत हो जाएगा कि कैसे जाने वाला है, कैसा होगा। मोटा मोटा ये कहूंगा कि चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, और इसका वन गो में इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आंसर है तो ये है कि इसको आप जाके एनालिसिस करवाइए, और एनालिसिस से ही आपको इसका ठीक आंसर। ठीक है, गुड। एक ना सर एक कॉन्सेप्ट है, अब मैं जानना चाहता हूँ उस पर आपका रवैया क्या है। मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना डिस्ट्रक्शन की तरह काफी चीजें चल रही हैं, जी, जैसे वर्ल्ड वॉर भी है, अब जैसे आप बता रहे हो ये जो साल